गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी पार्ट सेकंड में यूनिट फर्स्ट चल रही थी और उसका पार्ट ए चल रहा था 3D सीरीज एलिमेंट्स, यानी डी ब्लॉक की जो 3D श्रेणी है, फर्स्ट श्रेणी है, उसके तत्व जो थे एलिमेंट्स, उनकी केमिस्ट्री है वो हम पढ़ रहे थे। उसके अंदर हम पढ़ रहे थे कि 3D सीरीज के जो एलिमेंट्स है उनमें कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे। प्रॉपर्टीज में हमने दो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और सेकंड था एटॉमिक रेडियस या आयनिक रेडियस। तो उसके अंदर हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद में एटॉमिक रेडियस या आयनिक रेडियस है वो भी कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद में 3D सीरीज के जो एलिमेंट्स तत्व हैं उनकी थर्ड प्रॉपर्टी जो है आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयनिक विभव है, वो हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो याद है इसमें कि आयनिक विभव है उसकी डेफिनेशन क्या होगी, आयनिक विभव की परिभाषा क्या होगी। तो उसके अंदर क्या लिखा जाएगा, आयनिक विभव की परिभाषा में कि कोई भी परमाणु है, उस परमाणु में ये नाभिक हो गया, ठीक है, और ये इसके अंदर एक बाह्यतम कोश हो गया। हम 3D श्रेणी तत्वों की बात करें तो ये सबसे बाहर वाला 4s है और ये इसके अंदर वाला 3D है। 3D मतलब n-1d है, ठीक है, और ns का मतलब ये क्या है, 4s कक्षक है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या आएगा कि जो 3D श्रेणी तत्व हैं उनमें इस प्रकार से कोई परमाणु रहेगा, कोई तत्व रहेगा, उसमें ये आंतरिक n-1d कक्षक हो गया और ये क्या हो गया, 4s कक्षक या ns कक्षक हो गया। अब इसके अंदर देखें आप क्या होगा, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन जो आयनिक विभव है उसकी डेफिनेशन में क्या लिखा जाएगा, आयनिक विभव की परिभाषा में इसके अंदर यह आता है कि किसी तत्व के या किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाएगी, उसकी आयनन ऊर्जा या आयनन विभव कहलाती है। किसी तत्व की या किसी परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा आयनन ऊर्जा। तो आयनिक विभव की परिभाषा में लिखा जाएगा किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा है वो उसका आयनन विभव या आयनन ऊर्जा कहलाती है। तो आयनन ऊर्जा और आयनन विभव एक ही बात होती है, शॉर्ट में इसको आईपी लिखेंगे, ठीक है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाएगी, आयनन विभव कहलाएगी। अब 3D श्रेणी के जो तत्व हैं उनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेंगी, वो निकलेंगे 4s कक्षक से। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन आते हैं 3D सीरीज में एक एक करके वो तो 3D कक्षक में भरे जाते हैं, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन आयनन विभव देने पर या आयनन ऊर्जा देने पर जब इस परमाणु या तत्व से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो इस 3D से नहीं निकलकर बाह्यतम 4s कक्षक से निकलेगा। तो इस 4s कक्षक के इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा ही क्या होगा, 3D श्रेणी तत्वों का आयनन विभव या आयनन ऊर्जा हो जाएगी। अब जैसा इनकी परमाणु त्रिज्या या इनका जो परमाणु आकार था उसमें चेंज होता है, सेम वैसे ही क्या होगा, आयनन विभव में चेंज होगा। आयनन विभव में देखो क्या आता है कि परमाणु का आकार एक मान लीजिए ये है और दूसरा परमाणु है उसका आकार ये रहेगा। ये इसमें बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन है, ये नाभिक है न्यूट्रॉन प्रोटॉन, ये बाह्यतम कोश इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन इसका नाभिक है। अब देखें इसके अंदर क्या रहेगा, इस वाले में ये आता है कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये परमाणु की साइज बड़ी है तो क्या रहेगा कि प्रोटॉन या नाभिक और बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी अधिक है। दूरी अधिक होगी तो इस प्रोटॉन का इस इलेक्ट्रॉन पे जो प्रभावी नाभिकीय आवेश लगता है, आकर्षण बल लगता है, वो क्या रहेगा, कम रहेगा। तो ये जो बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन है इसको थोड़ी सी ऊर्जा देने पे ही ये आसानी से बाहर निकल जाता है। लेकिन इस वाले में क्या होगा कि परमाणु की साइज छोटी है, त्रिज्या कम है, तो नाभिक और बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी भी कम है। दूरी कम होगी तो इस इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बल ज्यादा रहेगा तो हमें इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अधिक ऊर्जा है वो देनी पड़ेगी। कहने का मतलब है कि परमाणु का आकार छोटा होगा तो वहां आयनन ऊर्जा ज्यादा होगी और परमाणु का आकार बड़ा रहेगा तो आयनन ऊर्जा क्या होगी, कम होगी। तो एटॉमिक रेडियस से मान लें, एटॉमिक रेडियस व्युत्क्रमानुपाती किसके रहेगी, आयनन ऊर्जा की।
जब परमाणु की त्रिज्या बड़ी रहेगी तो आयनन ऊर्जा कम होगी, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम ऊर्जा देनी पड़ेगी। और जब परमाणु की साइज या परमाणु त्रिज्या छोटा होता है, छोटी होगी, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी, यानी कि Ie या Ip का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो परमाणु त्रिज्या क्या रहेगा, ये व्युत्क्रमानुपाती रहता है। उसके बाद देखें इसके अंदर क्या आएगा। उसके बाद नेक्स्ट इसमें यह आता है कि जैसे जैसे परमाणु त्रिज्या में चेंज होता है, जैसे हम स्कैंडियम से चल रहे हैं, क्रोमियम तक चलेंगे, तो परमाणु त्रिज्या क्या होती है, शुरुआत में परमाणु त्रिज्या कम होगी, क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। जेड इफेक्टिव वो शील्डिंग इफेक्ट रिडक्शन प्रभाव से ज्यादा रहेगा। जेड इफेक्टिव ज्यादा रहेगा तो यहाँ से यहाँ चलने पर परमाणु का आकार क्या होगा, बढ़े, परमाणु का आकार कम होगा। परमाणु का आकार कम होगा तो आयनन ऊर्जा बढ़ेगी। तो क्रोमियम तक चलने पर आयनन ऊर्जा क्या होती है, इंक्रीज होती है। फिर क्रोमियम से लेकर के हम निकल तक जाएंगे तो ये आयनन ऊर्जा है वो लगभग क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि क्रोमियम से जब हम निकल की तरफ चलते हैं तो परमाणु का आकार लगभग समान होता है, कांस्टेंट रहता है, तो Ip भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। उसके बाद हम जब निकल से जिंक की तरफ चलते हैं तो जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो जेड इफेक्टिव की तुलना में बढ़ जाता है, क्योंकि अंदर वाले 3D कक्षक में पूरे 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, निकल के बाद कॉपर और जिंक में तो 10 इलेक्ट्रॉनों का भारितम फोरस कक्षक के 2 इलेक्ट्रॉनों पे लगने वाला परिरक्षण प्रभाव है वो बहुत अधिक हो जाने से ये होगा तो ये क्या होगा, एटॉमिक साइज बढ़ेगी। एटॉमिक साइज बढ़ेगी तो Ip क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम कि Ip क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाती है। तो ये होता है आयनन ऊर्जा में चेंज। परमाणु की त्रिज्या में जो चेंज होता है ना आयनन ऊर्जा में, उसका अपोजिट चेंज होगा। यहाँ पे परमाणु की त्रिज्या कम हो रही थी तो यहाँ पे आयनन ऊर्जा या आयनन विभव बढ़ेगा। कांस्टेंट में सेम रहता है, परमाणु त्रिज्या भी कांस्टेंट है और आयनन विभव भी कांस्टेंट है। उसके बाद जब निकल से जिंक की तरफ चलते हैं तो एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस बढ़ती है तो Ip क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एटॉमिक रेडियस है वो Ip के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ये रहेगा इसमें आयनन विभव। कॉमन ये लिखा जाएगा कि यहाँ से यहाँ चलते हैं, पहले तो ये रिलेशन कि आयनन विभव क्या होता है उसकी डेफिनेशन, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या हो जाएगी, आयनन विभव कहलाएगी। फिर आयनन विभव और ये जो परमाणु का जो त्रिज्या आकार है उसमें ये रिलेशन रहेगा। इस रिलेशन के आधार पे हम ये लिखेंगे कि 3D श्रेणी में स्कैंडियम से क्रोमियम की तरफ चलेंगे तो Ip बढ़ेगी। उसके बाद क्रोमियम से निकल तक Ip कांस्टेंट रहेगी। देन नेक्स्ट क्या आएगा, निकल से जिंक की तरफ Ip क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाती है। ये रहेगा आपका आयनन विभव। डेफिनेशन जनरल था इतना ही। उसके बाद में क्वेश्चन आता है इसके अंदर, तो क्वेश्चन देखिए क्या रहेगा। उस क्वेश्चन में ये आता है कि क्वेश्चन में रहेगा कि कॉपर व क्रोमियम की सेकंड आएगी, कॉपर व क्रोमियम की सेकंड आयनन ऊर्जा है उसका मान अपने पास वाले, अपने आगे पीछे वाले जो एलिमेंट्स हैं उनसे अधिक होता है, क्यों। ठीक है, देखिए इसके अंदर कॉपर क्रोमियम दोनों को बढ़ेंगे। क्वेश्चन ये आता है, हो सकता है क्वेश्चन अकेले कॉपर पे आ जाए, हो सकता है अकेले क्रोमियम का क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है दोनों का साथ में आ जाए। तो हम दोनों का साथ में कर लेते हैं। क्वेश्चन रहेगा कॉपर और क्रोमियम के द्वितीयक आयनन विभव का मान। Ip सेकंड का मतलब है द्वितीयक आयनन विभव। अब द्वितीयक आयनन विभव क्या होगा, जैसे एक परमाणु है A, इस परमाणु ने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, एक इलेक्ट्रॉन जब इसमें से हम बाहर निकालेंगे तो आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाएगी, Ip फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाला है। उसके बाद ये जो A पॉजिटिव बना है इसमें से यदि हम एक इलेक्ट्रॉन और निकाल देते हैं, इस समय इस A पॉजिटिव से एक इलेक्ट्रॉन और निकालेंगे तब जो आवश्यक ऊर्जा होगी आयनन ऊर्जा, उसको हम क्या बोलेंगे, Ip सेकंड बोलेंगे। तो ये वाला जो Ip सेकंड है ना, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए किसी एक ही परमाणु में से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या हो जाएगी, द्वितीयक आयनन ऊर्जा कहलाती है। तो क्वेश्चन आता है कि कॉपर और क्रोमियम के 3D श्रेणी के कॉपर व क्रोमियम तत्व की द्वितीयक आयनन ऊर्जा का मान इसके निकट स्थित तत्वों से अधिक होता है, क्यों। अब दोनों को पढ़ेंगे बारी बारी से कि ऐसा क्यों होता है। तो देखिए इसमें पहले हम क्रोमियम को देख लें, ठीक है।
क्रोमियम में देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आएगा। क्रोमियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया हमने, यहाँ पे होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सिर्फ लास्ट वाला लिखते हैं। यहाँ पे रहेगा 3d5 4s1, ये 4s1 वाला। और अपने भी बोला है कि आयनन पोटेंशियल होता है ना, आयनन विभव, तो आयनन की क्रिया में इलेक्ट्रॉन 4s से निकलते हैं, 3d से नहीं निकलेंगे। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन गया, यहाँ बच गया 3d5। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन हमें किससे निकालना है, Cr पॉजिटिव से निकालना है। तो क्रोमियम पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 3d5। तो यहाँ पे जो इसकी Ip सेकंड होगी, ये तो क्या रहेगी, Ip फर्स्ट रहेगी। इसके अंदर क्या होगा, क्रोमियम से जब हम दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो Cr+2 बनेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये वाला क्या रहेगा, Ip सेकंड रहेगा। अब देखिए क्रोमियम में पहला इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो 4s से निकल गया, 4s से निकलने के बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो किससे निकलेगा, 3d5 से निकलेगा। और 3d5 क्या होता है, हाफ फिल्ड, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। और हाफ फील्ड वाले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो अधिक स्थायी होते हैं। ये अधिक स्थायित्व को प्राप्त करके क्रोमियम जब एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो Cr पॉजिटिव बनेगा, क्रोमियम का पॉजिटिव आयन, उसमें 3d5 यानी हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होने के कारण से ये अधिक स्थायी होता है। इस कारण से अधिक स्थायी कक्षक में से या अधिक स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में से जब हम कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे तो हमें बहुत अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी, अर्थात सेकंड Ip का क्रोमियम के लिए मान क्या हो जाएगा, अधिक हो जाता है। आगे वो समझ में। उसके बाद नेक्स्ट देखें, कॉपर के क्रोमियम के पास वाले जो भी होंगे उसमें ऐसा कुछ नहीं होता स्थायी विन्यास। और आप देखना कॉपर से पहले वाला वेनेडियम है, कॉपर के बाद वाला क्या है, मैग्नीशियम। दोनों में देख लेना, दोनों के आयन विभव में ऐसा कुछ नहीं होता है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन निकले या नहीं निकले। देखो आप, जैसे क्रोमियम के से पहले वाला वेनेडियम है, वेनेडियम के अंदर क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 3d3 4s2। पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी ये 4s से निकल गया, कुछ फर्क नहीं पड़ा, आसानी से निकल जाएंगे। और मैग्नीज आता है क्रोमियम के बाद में, मैग्नीज में क्या होता है 3d5 और 4s2। तो मैग्नीज का पहला इलेक्ट्रॉन भी यहाँ से निकल गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी इसी से निकल जाएगा। 4s से निकल रहे दोनों इलेक्ट्रॉन, 4s कक्षक और 3d के बाद में नाभिक से दूर स्थित है तो उस वाले इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा देने से निकल जाएंगे, यानी इसके Ip का मान क्या हो जाएगा, सेकंड Ip या फर्स्ट Ip जो है वो क्या रहेंगे, कम रहेंगे। किसकी तुलना में, क्रोमियम की तुलना में। अब क्रोमियम की फर्स्ट और इन दोनों की फर्स्ट की कंपेरिजन मत करना, सिर्फ सेकंड की बात हो रही है यहाँ पे कि क्रोमियम और कॉपर के सेकंड आयन विभव के मान क्या होते हैं, अपने आसपास वाले या निकटतम तत्वों से क्या रहेंगे, अधिक रहेंगे। तो ये क्रोमियम की बात आ गई कि क्रोमियम के अंदर जो सेकंड इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं वो अधिक स्थायी हाफ फील्ड 3d5 कक्षक से निकल रहा है, जिसके लिए हमें अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी। इस कारण से कॉपर है, सॉरी क्रोमियम है, उसकी द्वितीयक आयन ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अब इसी प्रकार से हम कॉपर के लिए पढ़ लेते हैं कि कॉपर के अंदर कौन सा विन्यास बनता है स्थायी। देखें इसके अंदर कॉपर वाले की बात करें तो क्या आएगा उसमें, कॉपर का आता है 3d10 4s1। ठीक है, पहले हम कॉपर में से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, प्लस में इलेक्ट्रोनेगेटिव आयनन ऊर्जा हो जाएगी Ie फर्स्ट हो जाएगी। Ie लिखो चाहे Ip लिखो एक ही बात है। उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो Cu+ से निकलेगा। अब इसका कितना हो गया 3d10, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जो निकला है वो 4s1 वाला निकल गया। अब कॉपर का जो Cu+ बनेगा 3d10 बनेगा, उसमें से जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तब बनेगा Cu+2, प्लस में इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये रहेगी आपकी Ip सेकंड। अब इसकी बात हो रही है कि जो कॉपर का जो सेकंड Ip है, द्वितीयक आयन विभव है, उसका मान कॉपर के आसपास वाले जो तत्व हैं या परमाणु हैं उनके द्वितीयक आयन विभव से ज्यादा रहेगा। तो कॉपर के द्वितीयक आयन विभव की कंपैरिजन हमें कॉपर के आसपास वाले आगे पीछे वाले जो तत्व है ना उसके द्वितीयक आयन विभव से करनी है, फर्स्ट से नहीं करनी है। तो देखिए इसमें Cu+ या कॉपर में सेकंड जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो पूर्ण 3d10 क्या होता है, फुल फील्ड होता है। और पूर्ण रूप से भरे हुए कक्षक का स्थायित्व अधिकतम रहेगा, हाफ फील्ड वाले से भी अधिक स्थायित्व किसका होता है, फुल फील्ड वाले का होता है। तो पूर्णपूरित कक्षक है वो अर्धपूरित वाले से अधिक स्थायी रहेगा। तो ये कॉपर के अंदर जो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं वो हम पूर्णपूरित स्थायी कक्षक 3d10 से निकाल रहे हैं, जिसके लिए हमें कॉपर Cu+ को बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा देनी पड़ेगी, तब जाके 3d10 से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो हम क्या कर देंगे कि कॉपर का जो द्वितीयक आयनन विभव है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा
होती है। तो ये होते हैं इसके आंसर। तो क्रोमियम में तो दूसरा इलेक्ट्रॉन 3d5 हाफ फील्ड से निकलेगा, वह स्थायी होता है हाफ फील्ड, इस कारण से इसके द्वितीयक आयनन विभव का मान ज्यादा हो जाएगा। और कॉपर वाले में जो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलता है वो 3d10 फुल फील्ड पूर्ण रूप से भरे हुए अत्यधिक स्थायी कक्षक से निकल रहा है, इस कारण से कॉपर के द्वितीयक आयनन विभव का मान भी ज्यादा हो जाता है। यही कारण होते हैं कि कॉपर और क्रोमियम के द्वितीयक आयनन विभव के जो मान है वो इनसे इनके आसपास वाले तत्वों के द्वितीयक आयनन विभव से क्या रहेंगे, ज्यादा रहेंगे। ठीक है, ये था इसमें आयनन विभव में जो क्वेश्चन आता है वो वाला। ठीक है, अब आयनन विभव और रिएक्टिविटी यानी क्रियाशीलता में आपस में क्या रिलेशन होता है तो देखें, आईपी और रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी जो क्रियाशीलता होती है वो आयनन विभव के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपात की होती है। यानी वे तत्व हैं जिनके, सिर्फ डी ब्लॉक वाले तत्वों की बात करें तो वे तत्व जिनके आयनन विभव के मान ज्यादा होते हैं उनकी रिएक्टिविटी कम होगी, क्योंकि आयनन विभव के मान ज्यादा होंगे तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं त्याग पाएंगे, आसानी से उनमें से हम इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाएंगे। जब हम आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाएंगे तो उनकी क्रियाशीलता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो डी ब्लॉक में वे तत्व है जिनकी आयनन विभव का मान ज्यादा होता है उनकी क्रियाशीलता क्या रहेगी, कम रहेगी। अब एस ब्लॉक में भी क्या होती है, धातुएं होती हैं, और डी ब्लॉक में भी क्या है, धातुएं। एस ब्लॉक में जो दो वर्ग है, फर्स्ट वर्ग और सेकंड वर्ग, इन दोनों ही वर्ग की जो धातुएं हैं उनके आयनन विभव के मान क्या होते हैं, लोग बहुत कम होते हैं। जबकि डी ब्लॉक की जो धातुएं हैं उनके आयनन विभव के मान एस ब्लॉक वाली धातुओं की तुलना में क्या रहेंगे, उच्च रहेंगे। इस कारण से एस ब्लॉक वाली जो धातुएं हैं, अक्षार धातुएं और क्षारीय मृद धातुएं, इनकी क्रियाशीलता ज्यादा रहेगी। जबकि डी ब्लॉक की धातुओं के आयनन विभव के मान एस ब्लॉक की धातुओं से अधिक होने के कारण इनकी क्रियाशीलता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये रिलेशन याद रखें कि आयनन विभव और क्रियाशीलता में क्या संबंध होगा, दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होंगे। यही कारण होता है कि डी ब्लॉक की जो धातुएं होती हैं उनकी क्रियाशीलता एस ब्लॉक की धातुओं से कम रहेगी। कारण रहेगा कि एस ब्लॉक की धातुओं के आयनन विभव के मान डी ब्लॉक की धातुओं के आयनन विभव के मान से कम होते हैं, इस कारण से एस ब्लॉक धातुओं की क्रियाशीलता अधिक रहेगी, जबकि डी ब्लॉक की धातुओं की क्रियाशीलता कम होती है। ये रहेगा आयनन विभव और क्रियाशीलता में आपस में रिलेशन। ये थी इनकी थर्ड प्रॉपर्टीज, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। उसके बाद में इसका जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो छोटी है, देखिए इसको, ये रहेगी रेडॉक्स पोटेंशियल। रेडॉक्स पोटेंशियल या इसको बोलेंगे हम रेडॉक्स विभव। ठीक है, तो देखिए रेडॉक्स विभव में क्या आता है। ठीक है, रेडॉक्स विभव की डेफिनेशन देखें। सबसे पहले रेडॉक्स विभव की परिभाषा क्या होगी, तो रेडॉक्स विभव में क्या होता है कि जो डी ब्लॉक की धातुएं होती हैं, डी ब्लॉक मेटल्स, यानी कि डी ब्लॉक की जो धातुएं होती हैं इनकी प्रवृत्ति क्या होती है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की। तो धातुओं की प्रवृत्ति क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। इलेक्ट्रॉन जब ये डोनेट करेंगी, यानी इन धातुओं का मान लीजिए कोई सेल है, उसके अंदर हमने एक इलेक्ट्रोड बना दिया, इलेक्ट्रोड के रूप में हमने बना दिया इनका एनोड बना दिया। ठीक है, तो एनोड के ऊपर कौन सी रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होती है। ऑक्सीडेशन की क्रिया के अंदर ही क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन की क्रिया में इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट किए जाते हैं या इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर निकलते हैं। तो जब डी ब्लॉक की धातुओं का किसी भी सेल के अंदर, सेल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों इलेक्ट्रोडों में से हमने डी ब्लॉक की धातुओं क्या बना लिया, एनोड बना लिया। एनोड बना लिया तो ये जब सेल कार्य करना शुरू करेगा उस समय इन धातुओं का, इन मेटल्स का ऑक्सीडेशन होगा और उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे।
तो अब इनका जो यहाँ पे विभव उत्पन्न होगा, इस इलेक्ट्रोड के ऊपर जो विभव उत्पन्न होगा उनको क्या बोलेंगे हम? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण विभव बोलेंगे, क्योंकि जिस इलेक्ट्रोड पर जो प्रोसेस होती है उसी प्रोसेस का उस विभव का नाम है वो लिखा जाता है। तो एनोड के ऊपर ऑक्सीकरण हो रही है, तो एनोड के ऊपर जो विभव उत्पन्न होगा वो भी क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण विभव होगा। लेकिन जो अपनी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, विद्युत रासायनिक सक्रियता श्रेणी, उसके अंदर क्या है कि जितनी भी धातुएं हैं उन सभी को उनके ऑक्सीकरण विभव के रूप में नहीं लिख करके अपचयन विभव के रूप में लिखा जाता है। तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज रहेगी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जितनी भी धातुएं हैं उन सभी धातुओं को उनके ऑक्सीडेशन विभव के रूप में नहीं लिख करके रिडक्शन विभव यानी कि अपचयन विभव के रूप में लिखा जाता है। और किसी एक ही धातु का ऑक्सीडेशन विभव और उसका रिडक्शन विभव, ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव दोनों के मान समान होते हैं, केवल चिन्ह क्या रहेंगे? विपरीत रहेंगे। यदि ऑक्सीडेशन विभव पॉजिटिव में आया है तो उस धातु का रिडक्शन विभव उतना ही रहेगा, लेकिन वो किस में आएगा? नेगेटिव में आता है। तो क्या लिखा जाएगा इसमें? किसी एक धातु का ऑक्सीडेशन विभव तथा उसका रिडक्शन विभव दोनों के मान समान होते हैं, केवल उनके चिन्ह क्या रहेंगे? साइन अपोजिट रहेंगे। तो पहले हम इन धातुओं को एनोड बनाएंगे, सभी धातुओं का डी ब्लॉक की जितनी भी धातुएं हैं 3D श्रेणी वाली, एनोड बना करके हम उनका ऑक्सीडेशन विभव, ऑक्सीकरण विभव ज्ञात कर लेंगे। उस ऑक्सीकरण वाले विभव के आगे हम क्या लगा देंगे? साइन अपोजिट कर देंगे। ऑक्सीकरण विभव सभी का आएगा पॉजिटिव में, केवल कॉपर को छोड़ के। तो 3D श्रेणी की कॉपर धातु है ना, उसको छोड़ के बाकी जितनी भी 9 धातुएं बच गई उन सभी का ऑक्सीडेशन विभव किस में आएगा? पॉजिटिव में आएगा। तो जब हम उसका रिडक्शन विभव बनाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसके अंदर जो धातुएं हैं उनको रिडक्शन विभव यानी अपचयन विभव के रूप में उनको लिखा जाता है। तो ऑक्सीडेशन विभव यहाँ से हमने प्राप्त कर लिया, धातु का एनोड बना लिया, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हुई, तो यहाँ पे इस इलेक्ट्रोड पे हमें प्राप्त हो गया ऑक्सीकरण विभव, उसका साइन अपोजिट करके उन सभी को हमने रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज कर लिया। तो हुआ क्या कि रिडक्शन पोटेंशियल में जब उनकी वैल्यूज को चेंज कर लिया, सभी धातुओं के विभव को रिडक्शन पोटेंशियल के रूप में चेंज किया, तो कॉपर का तो हो गया नेगेटिव में, कॉपर का पॉजिटिव में हो गया, क्योंकि जितनी भी धातुएं थी उन सभी धातुओं का ऑक्सीडेशन विभव है वो किस में आया था? पॉजिटिव में आया था। तो उन सभी का तो हो जाएगा नेगेटिव में, और कॉपर का जो यहाँ पे नेगेटिव में आया था वो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव में हो जाएगा। और वे धातुएं जिनका जो रिडक्स पोटेंशियल होता है या रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो यदि नेगेटिव में होता है तो ये धातुएं बहुत अधिक क्रियाशील होती हैं। ये याद रखना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जितनी भी धातुएं अरेंज की गई हैं वो सभी धातुएं उनके रिडक्शन पोटेंशियल या अपचयन विभव के मान के आधार पे रखी गई हैं। उसके बाद में क्वेश्चन ये आ गया ना कि रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज किया इन सभी के पोटेंशियल को, तो वो किस में आया? नेगेटिव में आया, केवल कॉपर को छोड़ करके। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आएगा इसका, ये सारे नहीं पूछे जाएंगे, क्वेश्चन में सिर्फ इतना सा पूछा जाएगा कि 3D श्रेणी की धातुओं में कॉपर धातु को छोड़कर बाकी सभी धातुओं के अपचयन विभव के मान नेगेटिव होते हैं या ऋणात्मक होते हैं, लेकिन फिर भी इन धातुओं की क्रियाशीलता कम होती है, क्यों? और जिस धातु का अपचयन विभव ऋणात्मक होता है उस धातु की क्रियाशीलता क्या होती है? ज्यादा होती है। तो इन सभी का भी ऋणात्मक में आया, नेगेटिव में आया। तो 3D श्रेणी की जितनी भी धातुएं उन सभी की क्रियाशीलता ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन ज्यादा नहीं होती है। क्वेश्चन यही बनता है कि 3D श्रेणी में कॉपर धातु को छोड़कर बाकी सभी धातुओं के रिडॉक्स पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल अपचयन विभव के मान ऋणात्मक होने के बाद भी ये धातुएं अधिक क्रियाशील नहीं होती हैं, क्यों? ये रहेगा आपका क्वेश्चन। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होने के बाद भी ये धातुएं अधिक क्रियाशील नहीं होती हैं, क्यों? तो इसका कारण 2 रहेंगे। तो उसके रीजन में क्या लिखोगे आंसर में आप? तो आंसर में लिखोगे फर्स्ट कि इन धातुओं के ऑक्साइडों की जब ये धातुएं वायुमंडल में O2 के साथ में रिएक्शन करेंगी तो इनके ऊपर इनके मेटल ऑक्साइड की धातुओं का ऑक्साइड बन जाएगा,
वायुमंडल की O2 के साथ में रिएक्शन करने पे, और जो ऑक्साइड बनेगा तो उस धातु की सतह के ऊपर जमा हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। तो धातुओं की सतह के ऊपर तो क्या जमा हुआ है, मेटल ऑक्साइड जमा हुआ है। धातुएं तो डायरेक्ट एनवायरनमेंट के संपर्क में नहीं आती, कॉन्टेक्ट में नहीं आएंगी, धातुओं की क्रियाशीलता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो मानक अपचयन विभव का मान ऋणात्मक होने के बाद भी संक्रमण धातुएं अधिक क्रियाशील नहीं होती हैं, क्योंकि इन धातुओं की सतह पर इन धातुओं के ऑक्साइड की एक प्रोटेक्ट यानी कि रक्सी सतह है या प्रोटेक्ट फिल्म बन जाती है। प्रोटेक्ट फिल्म किसकी बनेगी, धातुओं के ऊपर धातुओं के ऑक्साइड की। धातुओं के ऊपर धातुओं के ऑक्साइडों की प्रोटेक्ट फिल्म बन जाने से इन धातुओं की क्रियाशीलता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सेकंड कारण रहेगा कि इन धातुओं के आयनन विभव का मान उच्च होने के कारण भी इनकी क्रियाशीलता क्या रहेगी, कम रहेगी, क्योंकि आयनन विभव है वो रिएक्टिविटी के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो ये दो कारण होते हैं जिनकी वजह से संक्रमण धातुओं की क्रियाशीलता इनके ऋणात्मक अपचयन विभव के बाद भी कम होती है। तो फर्स्ट रहेगा कि इन धातुओं की सतह पर इन धातुओं के ऑक्साइडों की एक रक्सी सतह बन जाती है, इस कारण से धातुओं की क्रियाशीलता कम हो जाती है। और सेकंड बनेगा कि संक्रमण धातुओं का आयनन विभव उच्च होने के कारण भी इन धातुओं की क्रियाशीलता कम हो जाती है। तो ये थे आपके दो प्रॉपर्टीज, आयोनाइजेशन पोटेंशियल और सेकंड रेडॉक्स पोटेंशियल। उसके बाद में कल की क्लास में हम इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्थाएं, ठीक है, वो हम कल की क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही।